नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो विवाद है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। हमास नामक एक आतंकवादी संगठन ने, जो कि फिलिस्तीन का ही एक आतंकवादी संगठन है, उसने 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे, जब हम आप बिस्तर में सो ही रहे थे, तब उसने 5000 रॉकेट दाग दिए इजराइल के ऊपर। अब इससे हुआ क्या कि इजराइल के ऊपर इतनी भारी मात्रा में अटैक करने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे मिसाइल्स उनके घरों में जाके गिरे, जिससे काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई। रॉकेट दागने की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 20 से अधिक थी। लेकिन आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय तक इन दोनों देशों के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ है, उससे लोगों के मरने की संख्या तकरीबन 1000 से अधिक हो चुकी है इजराइल की तरफ, और इससे कई अधिक फिलिस्तीन की तरफ हो चुका है। तो ये जो हमास नामक आतंकवादी संगठन है, इसने आज तक का सबसे खतरनाक हमला किया है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने खतरनाक हमले नहीं हुए थे। हमले तो बहुत सारे किए थे, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो, मैं उनकी डेट दे दूंगा कि कितने बार इनके बीच में टकराव हुआ है। लेकिन इन टकरावों के बीच में आज तक कभी भी ऐसा हमला निकल करके नहीं आया जिससे इजराइल को इतनी क्षति पहुंची हो। इसमें काफ़ी सारे लोग मरे हैं, इन्होंने अत्याचार की सीमाओं को पार कर दिया है, वहाँ के नागरिकों को मारे हैं, कुछ पुलिस कर्मचारियों को, कुछ सेना के अधिकारियों को इन्होंने बंदी बनाया है, और इनको बंदी बना करके एक प्रकार से होस्टेज बना के अपने पास रख लिया है। और ये वायुसेना, मतलब एक प्रकार से कहें तो एयर स्ट्राइक किया है इन्होंने इनके ऊपर, बोट से अटैक किया है, जो बीच के किनारे के इलाके थे वहां पर इन्होंने बोट से आतंकवादी संगठन घुसे हैं। एक संगीत समारोह के अंदर घुस करके 250 अधिक लोगों को मार दिया है हमास के लोगों ने। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो बॉर्डर है, उसको जेसीबी से गिरा करके 30 किलोमीटर अंदर इजराइल तक घुस गए हैं ये लोग। इजराइल के अंदर घुसने के बाद इन्होंने किया क्या है कि वहाँ की महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। कई महिलाओं का रेप किया गया है और उनको नंगी परेड रोड पर करवाई गई है। सोच लीजिए कितने शर्मसार घटना है ये। घटना हमें हमारे भारत की घटना मणिपुर की याद दिलाती है, जो इसी तरीके का कुछ कांड यहाँ भी हुआ था। खैर यहाँ देखिए, और ये जो महिलाएं हैं उनमें कुछ तो विदेशी है, कुछ इजरायली मूल की है। अब विदेशी महिलाएं कैसी, तो बहुत से लोग किसी देश में जाते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट बन करके, तो उन टूरिस्ट महिलाओं के साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया गया है। इससे इजराइल देश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, इजराइल के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया है वॉर। और वॉर डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने फ़लस्तीन के, यानी इजराइल का जो एक हिस्सा है गाजा पट्टी, जहाँ पर ये हमास नामक संगठन है, आपको इधर मैप में दिखाई दे जाएगा गाजा का इलाका आप देखेंगे तो बिल्कुल वो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ होगा। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर से लगा हुआ है गाजा का इलाका। यही गाजा के इलाके से ही ये लोग लगातार इनके ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि इस अटैक से बचने के लिए इजराइल ने अपने देश के अंदर आयरन डोम सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। अब ये सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी कभी इजराइल के ऊपर भारी संख्या में रॉकेट्स का हमला होगा, तो इनका ये जो डोम सिस्टम इन्होंने अपने देश के अंदर बना के रखा है, ये क्या करेगा, उन मिसाइल्स को हवा में ही मार के गिरा देगा। पर इस तरीके से है तो कंप्यूटराइज ही पूरा। अब इस तरीके से इतनी सारी भारी मात्रा में एक साथ जब इतनी मिसाइल दागी जाएगी, 5-5 हज़ार मिसाइल एक साथ दाग दी जाएंगी, तो वो ड्रोन भी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। इसी चक्कर में कुछ मिसाइल आकर के गिरते हैं और गिरने की वजह से काफ़ी सारे लोग मरते हैं। एक बात हम यहाँ बता दें आपको कि ये जो संगठन है, इन दोनों देशों के बारे में, इजराइल एक यहूदी देश है और जो फिलिस्तीन के लोग विवाद कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। अब इनके बीच में क्या है लड़ाई करने की वजह, क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, और हमास ने अभी इतनी तेजी के साथ हमला क्यों किया है, जो कि इतिहास का सबसे खतरनाक हमला है आज तक इजराइल के ऊपर। ठीक इसी तरीके का हमला कुछ 50 साल पहले, आज से लगभग 1973 में हुआ था, जब सीरिया और इजिप्ट, दो देशों ने इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था, वो भी इनके फेस्टिवल वाले दिन। तो ये भी इजराइल के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा था, उस फेस्टिवल के आखिरी दिन फिर से जब सब लोग पार्टी करने के लिए गए हुए थे, कुछ लोग अपने देश में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे इतनी खतरनाक तरीके से हमला किया गया है। यहाँ पर भी कई लोगों को बंधक बनाया गया है। इन लोगों ने हवा के माध्यम से अटैक किया, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस किया। बोट में भर के आए ये लोग, और साथ के साथ पैरासूट
लैंडिंग करी है, ऊपर से पैराशूट के माध्यम से जंप लगा के कूदे हैं इजराइल के अंदर और इजराइल के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग बचे थे, इतना खतरनाक अटैक था। अगर हम हमास नामक संगठन की बात करें, ये कब बना था, तो 1987 में बना था। इसको बनाने वाले इसके संस्थापक कौन थे? शेख अहमद यासीन नाम के एक व्यक्ति थे। वर्तमान समय में इसके कमांडर है मोहम्मद दीफ, जिन्होंने सभी मुस्लिम देशों से यह अपील करी है कि आप भी इजराइल के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला कर दीजिए। अब इनके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी, उस वजह को भी हम जानेंगे एकदम डिटेल के साथ। और अभी तक हमास नामक संगठन का साथ देने के लिए सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री सामने आई है, जो कि है लेबनान। लेबनान का एक संगठन है हिजबुल्ला। ये हिजबुल्ला संगठन भी इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ये भी फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर के लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। अब इजराइल ने वॉर डिक्लेयर करने के बाद किया क्या है कि गाजा स्ट्राइप पर अपनी जो बमबारी है, बम्बार्डमेंट वगैरह, उसको बहुत तेज कर दी है। इससे इजराइल के द्वारा इतनी भारी मात्रा में बमबारी करने की वजह से काफ़ी सारे फिलिस्तीनी लोग भी मारे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हमास नामक संगठन को नुकसान पहुंचा है। अब इस संगठन को इन्होंने किया क्या है, तो आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, आगे इजराइल है, पीछे भूमध्य सागर है, बगल में इजिप्ट नामक एक देश है और बीच में एक छोटा सा पट्टी टाइप का इलाका दिख रहा होगा, जो कि एक गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। अब आपको लगता होगा कि भैया आगे तो इजराइल है, पीछे सागर है, बगल में इजिप्ट नामक कंट्री है, तो जब आगे इजराइल है, पीछे इजराइल की नेवी है, समुद्र के अंदर इजराइल की नेवी है, आगे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है, तो इन गाजा स्ट्रिप्स के पास हथियार लाने का मौका कहाँ से मिलता होगा? तो बगल में इजिप्ट नामक कंट्री है, जिसका थोड़ा सा बॉर्डर कहाँ से लगता है? गाजा स्ट्राइप के साथ लगता है। तो वहाँ के माध्यम से ये लोग हथियारों की सप्लाई करते हैं। और गाजा के अंदर रहने वाले जो हमास नामक संगठन के लोग हैं, ये अत्यंत गरीब भी हैं। यहाँ पर गरीबी रेट लगभग 50% के आसपास है। अब इस घटना के बाद गाजा के लोगों का फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या कर दी है? इजराइल ने रोक दिया है। अच्छा, इससे बहुत सारे नुकसान भी होंगे, जैसे वहाँ पर जो घायल हुए बच्चे होंगे, उन बच्चों को सही तरीके से खाना, इलेक्ट्रिसिटी ना मिल पाने की वजह से उनको हॉस्पिटल में उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिससे वो लोग भी मारे जा सकते हैं। एक वॉर की वजह से, अब वो चाहे किसी भी संगठन का हो, उसके द्वारा कितना भारी नुकसान होता है, यह हम इजराइल और इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखें कि आखिर ये लोग लड़ते क्यों रहते हैं भैया, और हमास नामक संगठन के अभी ही युद्ध करने की घोषणा की इतनी क्या चुलबुली मची थी, तो देखिए उसके पीछे कई सारे कारण हैं। थोड़ा इतिहास के कालखंड में अगर हम पीछे चलेंगे, बात करते हैं 1917 की, जब ऑटोमन साम्राज्य उस समय चरम पर था और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन वगैरह देश ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन वालों ने यहूदियों को एक चूरन दिया, तो इन्होंने कहा देख भाई, हम तुमको एक देश देंगे। अब इससे यहूदियों को लगा कि चलो ठीक है भाई, हमको एक देश मिल जाएगा, हम लोग साथ देते हैं किसका? तो ये जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, इस डिक्लेरेशन को करने वाले ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर थे। इन्होंने डिक्लेयर किया कि इजराइल अगर हमारा साथ देता है तो इजराइल के यहूदियों को हम इनका पवित्र देश फिलिस्तीन देंगे, जहां पर ये खुशी खुशी रह पाएंगे। तो ऐसा होने के बाद इजराइल के लोगों ने क्या किया? इजराइल के लोगों ने संगठित होकर के इनका सपोर्ट किया और युद्ध में ब्रिटेन की विजय होती है 1918 ईस्वी में। लेकिन एक तरफ तो इनके साथ बेल्फोर डिक्लेरेशन किया था, वहीं दूसरी तरफ इसने फ्रांस और रूस के साथ भी साइक्स पिकॉट नामक एक एक्ट साइन कर लिया था। इसमें क्या था? इसने मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बांटने की तैयारी कर ली थी, जिसमें इसने प्लान बनाया था कि सीरिया और जॉर्डन का इलाका फ्रांस को दे दिया जाएगा, तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला जाएगा और फिलिस्तीन को ब्रिटेन रख लेगा अपने पास। जबकि फिलिस्तीन को देने का वादा किया था यहूदियों को। तो भैया अंग्रेज लोग तो नियत शकल से भले ही गोरे होते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खतरनाक काले होते हैं। हम लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 120 साल तक हम लोगों को पीट के गए थे और उसके जाते जाते हम लोगों के यहाँ भी क्या करके गए थे? बंटवारा करके गए थे ये सब। तो वही सारी टेक्निक इन्होंने यहाँ भी लगाई, मिडिल ईस्ट को बांटने का तरीका ही, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पार्टीशन घुसा दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जीतने के बाद फिलिस्तीन को तो ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया, सीरिया और जॉर्डन का इलाका फ्रांस के पास आया, तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। अब इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी संख्या में जो यहूदी थे वो पलायन करके फिलिस्तीन में आने लगे। बड़ी संख्या में जो बाहर विदेशी रहते थे, विदेशी यहूदी थे,
पहले यहूदियों का कोई संगठित एक देश नहीं था, ऐसे छिटके बिटके यहूदी रहते थे और समूचे यूरोप के अंदर यहूदियों के ऊपर भारी संख्या में अत्याचार भी होता था। अत्याचार किस हद तक हुआ है वो अभी हम आगे भी देखेंगे। तो ये जो सारे के सारे यहूदी थे, वो यहूदी लोग भाग करके आना स्टार्ट कर दिए, कहाँ पर? फिलिस्तीन के अंदर आना स्टार्ट कर दिए। और वहाँ आने के बाद इन्होंने ज़मीनें खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद इन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए और जो अरबियन फिलिस्तीनी लोग थे जो अपने देश में रह रहे थे, उनको इन्होंने ज़बरदस्ती भगाना स्टार्ट कर दिया। अब भैया जैसे ये बात वही हुई कि जैसे आप किसी को अपने खेत में किसी को घर बनाने के लिए चटाई दे दीजिए कि भैया मढ़ा डाल के तुम रह लो। अब अगले दिन वहाँ भैंस बांधे, अगले दिन बकरी बांधे, अगले दिन खटिया बिछा के बैठे और 4-5 दिन बाद ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके उसी खेत के अंदर रहना स्टार्ट कर दे। और आप जाओ कहो ए भैया तुम हमारे खेत पे काहे कब्जा किए जा रहे हो, हमने तो तुमको रहने के लिए जगह दिया था। तो अब वो आदमी लाठी निकाल के हम ही को दौड़ा दे कि भैया तुम्हारा ही खेत नहीं है, अब तो ये हमारा हो गया है। तो वही काम किया था इजराइल के लोगों ने। इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनियों को अरब से ही भगाना स्टार्ट कर दिया। और ये आबादी बढ़ने का मतलब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई भैया, ये पैदा करके पॉपुलेशन नहीं बढ़ाए। जैसे मान लीजिए उस समय फिलिस्तीन के अंदर 30-35 लाख लोग रहते थे यहूदी। तो जो विदेशों से आने वाले यहूदी थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अदर कंट्रीज से जो आने वाले यहूदी थे, वो अचानक से इतनी तेज़ी के साथ आके बसने लगे यहाँ पर। उसकी वजह से यहाँ की आबादी बढ़ना स्टार्ट हुई और अचानक से इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, फिलिस्तीनियों को भगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब भगाना स्टार्ट कर दिया तो फिलिस्तीनियों के अंदर क्या हुआ, विद्रोह की भावना आई, भैया हमारे देश से हम ही को भगा दे रहे हो यार, हद है। 1936 ईस्वी में फिलिस्तीनियों का विद्रोह उभर कर सामने आया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने यहूदियों के माइग्रेशन पर कई सारी पाबंदियां लगा दी। अब ये पाबंदियां लगाने से हुआ ये कि जो यहूदी लोग थे वो ब्रिटेन सरकार के खिलाफ भी भड़क गए कि अच्छा अब तुम हमको सिखा रहे हो। और यहूदियों ने क्या कर दिया, गोरिल्ला वार करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ। गोरिल्ला वार जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज किया करते थे मुगलों के खिलाफ, वही कलाकारी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन के खिलाफ। मतलब छुप छुप के ब्रिटेन के सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिए। अभी ब्रिटेन वाले ससुरे हर जगह फैले थे, भारत के अंदर भी थे। 1936 की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा भारत भी उस समय गुलाम था। इस श्रीलंका में भी थे, दक्षिण अफ्रीका में भी थे और यहाँ भी अपना पैर फैलाए हुए थे। तो इनको कई जगह से एक साथ पीटा जा रहा था। भारत के अंदर भी आंदोलन स्टार्ट हुए थे। अब इतने सब चीज़ों के बाद होती है शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की, और जिसने इतिहास का पूरी तरीके से रुख मोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्ट होने के बाद 1941 के आसपास से हिटलर का उदय होता है। और ये हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, मतलब इनको नफरत की निगाह से देखता था। ये ज्यूस जिनको कोई यहूदी बोलते हैं, ये ज्यूस लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। इसने यूरोप के अंदर यानी जर्मनी के अंदर रहने वाले जो यहूदी संप्रदाय के लोग थे, उनकी संख्या उस समय वहाँ पे 90 लाख थी। और इन्होंने एक गैस चैम्बर बनवाया था इस हिटलरवा ने। इसने यहूदियों को उस जहरीली गैस चैम्बर के अंदर डाल डाल के 60 लाख यहूदियों को कटवा डाला वहाँ पर। जब 60 लाख यहूदी इतनी संख्या में मारे गए तो वहाँ के यहूदियों के अंदर भी डर का माहौल आया। डर के माहौल की वजह से वो भी बेचारे वहाँ से भागे। वहाँ से भागने वाले कई सारे बहुत ही ब्रिलियंट तरीके के यहूदी थे। जैसे 1940 के आसपास में जो वहाँ से भागने वाले यहूदी थे उनमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे जो कि यहूदी थे। ऐसे ही कई सारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ लोग वहाँ से भाग करके अमेरिका, ब्रिटेन और फिलिस्तीन वगैरह जैसे देशों में जाके शरण लिया, क्योंकि इनके पास अब यहाँ हिटलर के इलाके में रहने की कोई जगह ही नहीं थी। क्योंकि नाज़ी लोग बहुत बुरी तरीके से यहूदियों को मार रहे थे, उनको गैस चैम्बर के अंदर डाल के मार दे रहे थे। तो इतना करने के बाद अचानक से फिलिस्तीन के अंदर एक बार फिर से क्या होने लगा, यहूदियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यहूदियों की इतनी बुरी स्थिति को देखते हुए उसी समय तत्काल में यूएन बना था, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ताकि फिर से कोई देश आपस में लड़ न पाए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यूएनओ की घोषणा की गई थी, यूनाइटेड नेशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि भैया कोई भी देश आपस में लड़ने ना पाए। और इस नए नवेले यूएनओ के हाथ में ब्रिटेन की सरकार ने देखा कि अब हमसे फिलिस्तीन ना संभल रहा, क्योंकि यहाँ पे इजराइल में बहुत सारे यहूदी लोग आके भर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने हाथ निकाल के ब्रिटेन को जो मुद्दा था फिलिस्तीन वाला उसको दे दिया यूएन में।
अब यूएन ने क्या किया, 1948 में एक पार्टीशन प्लान लेके आए। यूएन वालों ने 1948 में एक पार्टीशन प्लान लेके आए जिसमें यह कहा गया कि जिस क्षेत्र में यहूदियों की संख्या अधिक है, फिलिस्तीन देश के अंदर जिस क्षेत्र में यहूदियों की संख्या अधिक है उसे हम इजराइल बना देंगे, और जिस क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की संख्या अधिक है उसे हम दे देंगे, फिलिस्तीन दे देंगे। तो ये जो बंटवारा हुआ था